Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is डाटा सिक्योरिटी। डूज एंड डोंट्स बिजनेस और फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से हम बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं? आखिर डाटा, ये जो फाइनेंशियल डाटा है ना, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी कंपनी के अंदर। मान लो डाटा ब्रीच हो जाए, पूरा का पूरा बिजनेस ना स्टैंड स्टिल के ऊपर आने की पॉसिबिलिटी है। क्यों आया ये टॉपिक डिस्कशन के अंदर? बात हो रही है कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर। तो आपने पूछा, ये जो फाइनेंशियल डाटा हम बना रहे हैं, पूरी की पूरी कंपनी के अंदर डाटा है, कोई प्रोटोकॉल्स हैं, कोई डूज हैं, कोई डोंट्स हैं कि सिक्योरिटी नुकसान तो नहीं होगा उससे? बात तब हुई कि जब एक रिकंसिलिएशन बनानी है। किसकी? हमारी कंपनी की किताबों में सामने वाली पार्टी का कुछ बैलेंस आ रहा है, उसकी किताबों में कुछ और आ रहा है। अब बैठ के रिकंसाइल करना है कि हमने लेने ज्यादा है, उसने देने कम है, तो क्या करें? अब एक एक एंट्री को जब टिक करते हैं, रिकंसाइल करते हैं, तो बहुत समय लग रहा है। तो बात हुई, तो क्यों ना इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाए। इन दोनों डाटा को एआई को दिया जाए, वो कंपेयर करके फटाफट से बता देगी कि क्या डिफरेंस आ रहा है, क्यों डिफरेंस आ रहा है, किस वजह से, कौन सी एंट्री में, कौन सी ट्रांजैक्शन में फर्क है। तो सवाल ये पैदा हुआ कि अगर हमने ये फाइनेंशियल डाटा अपलोड कर दिया, तो ये सेफ है? कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा? उस डाटा से कोई और नुकसान तो नहीं पहुंच सकता? बात की शुरुआत तो वहां से हुई। तो जब डाटा सिक्योरिटी के ऊपर आगे हम चलते चले गए, तो हुआ कि ना जाने कितने सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि डाटा की सिक्योरिटी के साथ में जुड़े हुए हैं। डे टू डे वर्किंग के अंदर हम कभी ध्यान ही नहीं दे रहे, बस काम किए चले जा रहे हैं, और सडनली जब कुछ होता है तो पूरा का पूरा बिजनेस ही ठप। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। और फिर हम कहते हैं कि ना जाने क्या मेरे बिजनेस के ऊपर नजर लग गई है, कि ये मेरे साथ में क्या हो गया। काश मैंने पहले इसका ध्यान रखा होता। चलो, मेरी लर्निंग कॉस्ट बहुत बड़ी रही, अब सीखे तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जरूरी है कि गलती करके, नुकसान करके, इतनी बड़ी कॉस्ट चुका कर ही आगे बढ़ना है। तो क्यों ना इंपॉर्टेंट डूज और डोंट्स को पहले से ही जान लिया जाए, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के हिसाब से चला जाए। चलिए, इसी के ऊपर आज का टॉपिक हम लेते हैं और जाएंगे बहुत बहुत गहराई के अंदर। इतनी गहराई के अंदर कि आपको आज ना मजा आ जाने वाला है और नया पर्सपेक्टिव दिखेगा डाटा सिक्योरिटी को लेकर। Something that can protect or destroy your entire cash flow in 1 second। ये है डाटा सिक्योरिटी। बिजनेस के अंदर ना, सुन लो, मान लो, जान लो, लिख लो, डाटा एक नई करेंसी है। डाटा ही पैसा है। अगर डाटा सेफ नहीं है ना, तो समझ लो कैश फ्लो भी सेफ नहीं है। क्यों इतना ज्यादा मैटर करता है कैश फ्लो के अंदर डाटा की सिक्योरिटी? एक बार क्या हुआ, ईमेल हैक हो गई। हो गया काम। उसमें उसने क्या किया कि अपना ही बैंक अकाउंट दे दिया, और आगे वो मेल चली गई। सामने वाले ने क्या किया, उस वाले बैंक अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर कर दिए, आपके पास पहुंचे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने एक्सपोर्ट किया था। जब आपने एक्सपोर्ट किया था, तो सामने वाली पार्टी ने आपको पेमेंट करनी थी। तो उन्होंने पेमेंट कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करनी है? उसी अकाउंट में ट्रांसफर करनी है ना जो मेल के अंदर लिखा हुआ था। लेकिन मेल तो हैक हो रही थी। और क्या करें? आपका डाटा कंप्रोमाइज कैसे हो गया? कैसे कोई आपकी ईमेल के डाटा को भी कंप्रोमाइज कर गया, जहां पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है? हो गया नुकसान। टैली की फाइल करप्ट हो गई। 3 साल का डाटा कॉन्टिन्यूशन के अंदर था, खत्म।
बिल्कुल खत्म, 3 साल का। ले गए नेहरू प्लेस के अंदर, रिकवर करो, रिकवर करो। अच्छा, दिल्ली में ना नेहरू प्लेस बड़ा फेमस है इज ए प्लेस जहां पर ना कुछ भी हो जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सब चीजें ठीक हो जाती हैं, तो इसलिए वो जुबान से नेहरू प्लेस ही निकलता है। तो यानी कि आईटी सेंटर ले गए। तो अब जीएसटी रिकॉर्ड खत्म, बैंक के रिकॉर्ड खत्म, सब चीजें अब नए सिरे से बनानी है, डाटा क्रंचिंग करनी है। उसी कामों के अंदर ही लगे रहे और भारी नुकसान हो गया, क्योंकि टैली के डाटा का कभी बैकअप ही नहीं लिया था। सब चल रहा है, सब चंगा, सब चंगा। कस्टमर का पूरा डाटा बेस ही एक एम्प्लॉय निकाल कर ले गया और पैरेलल डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी खोल दी, और ऐसी ऐसे रेट उसने ऑफर कर दिए कि चलता चलाता बिजनेस ही collapse हो गया। कर लो, चलता चलाता बिजनेस collapse हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक कस्टमर की डाटा फाइल का क्रिटिकल इंफॉर्मेशन चोरी करने की वजह से। कंप्यूटर चल रहा है, वहां पर एक मॉलवेयर को एक प्रोग्राम के ऊपर क्लिक कर दिया गया जिसकी वजह से क्या हो गया कि पूरा का पूरा पूरा का पूरा ऑपरेशन ही शट डाउन हो गया। सिस्टम ही लाइव चल रहा था, ईआरपी सिस्टम था, लाइव चल रहा था, बंद हो गया। और बैंक को लगातार कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन चली गई, रॉन्ग पासवर्ड चले गए, जिसकी वजह से बैंक का अकाउंट भी उस कुछ समय के लिए फ्रीज हो गया। क्या करें, कोई सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान नहीं है। मैं कहना क्या चाहता हूं कि डाटा की वजह से ना चलते चलाते बिजनेस जो है वो रुक जाते हैं। ये एक कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले की जॉब नहीं है कि आईटी वाले को बोल दिया कि ठीक है जी, आप ना इसको डाटा सिक्योरिटी करके रखो, इसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर लगा दो कि मेरा डाटा सिक्योरिटी रहे। ये बहुत बड़ा कैश फ्लो कंट्रोल का मामला है, आईटी का नहीं है, फाइनेंस का मामला है डाटा सिक्योरिटी। तो फाइनेंस वालों को अलर्ट होना होगा, सीखना होगा, समझना होगा, करना होगा। आप कह रहे हो कि जगमोहन इतना कंफ्यूज मत करो, मुद्दे पे आओ, टू दी पॉइंट बताओ, करना क्या है, चाहते चाहते क्या हो इस केस के अंदर बताना। सुनो, मैं बताना चाहता हूं कि 5 जो बिगेस्ट डाटा रिस्क है इसके अंदर, जो हम जनरली कर रहे हैं, जरा देख लो। वीक पासवर्ड, जितने भी आपके बैंक अकाउंट हैं, आपके अकाउंटेंट ने admin@123 ही शायद उसका पासवर्ड रखा हुआ है, admin@123 देख लो। और उसको तोड़ना इतना आसान है कि कोई भी तोड़ दे, और उसके बाद जब पैसों का नुकसान होता है, अकाउंट फ्रीज होता है, नहीं समझ में आती है। अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल फाइल्स, यानी कि जो टैली की, ईआरपी की जो फाइलें है ना, उसको क्या किया हुआ है, हर किसी अकाउंट्स और फाइनेंस के अंदर मोस्टली डेस्कटॉप के ऊपर उसको बस डाटा को सेव करके रखा होता है, या पेन ड्राइव के अंदर संभाल के रखा होता है, बस इतनी ही सिक्योरिटी है। कल को कंप्यूटर करप्ट हुआ तो गया। व्हाट्सएप के ऊपर डाटा ऐसे सेंसिटिव तरीके से हो रहा है, इनवॉइस भेज दो, बैंक की डिटेल भेज दो, ओटीपी भेज दो, और आपको पता है ना कि ये व्हाट्सएप का जो क्लोन क्रिएट हो जाता है, और जो भी इंफॉर्मेशन डिस्कशन शेयर हो रही है, सारी की सारी सामने वाले को रियल टाइम के अंदर पता लग रही है। किसी ने कहीं भी आपके वाला स्कैन करके रखा हुआ है, और बड़े मजे से उसको देख रहा है, और अपने सारी कंपनी के काम करने के तरीके को, इंफॉर्मेशन को पास ऑन किए चले जा रहे हैं। मोस्टली जो अकाउंटेंट्स हैं, मोस्टली अकाउंटेंट वो व्हाट्सएप के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे काम करते करते 10 और काम हो जाते हैं। अपने अपने सहेली को, दोस्त को, प्यारे को कुछ ना कुछ मैसेज भी दे दिया, उसकी वीडियो भी देख ली, और जो है धुरंधर फिल्म का ट्रेलर भी देख लिया, और साथ के साथ इनवॉइस भी भेज दिए। वो व्हाट्सएप ही है आज की डेट के अंदर बिजनेस करने का तरीका। लेकिन चाहते ना चाहते हम ना जाने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन वहां पर शेयर कर रहे हैं, और कंपटीटर उस व्हाट्सएप का क्लोन बना के बैठा हुआ है अपने कंप्यूटर के अंदर। बैकअप का सिस्टम नहीं है, नहीं है वो सिस्टम क्रैश, कई सालों का डाटा खत्म। कई सालों के डाटा में तो ये होता है कि बहुत सारा काम तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हो रहा है, और आजकल ना जाने क्या प्रथा चली हुई है, वो डाटा को पहले एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं, वो डाटा क्रंचिंग करते हैं, कुछ फाइलें सी ड्राइव में, कुछ डी ड्राइव में, कोई डेस्कटॉप के ऊपर, कोई इधर, कोई उधर, कोई अपनी पर्सनल गूगल ड्राइव के ऊपर, कोई लेफ्ट में, राइट में। इतनी काली होती है, इतनी जल्दी होती है कि बस फटाफट बनाओ, रिकनसाइल करो, सीए को इन्फॉर्मेशन दो, और उसको बोलो कि किसी तरीके से रिटर्न फाइल
कर दे, अच्छा कैलकुलेशन करनी है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है, ये करता हूँ, जमा करता हूँ, घटा करता हूँ, डेप्रिसिएशन चार्ट है, एज पर इनकम टैक्स है, इंफॉर्मेशन लेते हैं, एसेट बनाते हैं, अरे एक काम कर फटाफट परचेज की डिटेल बना। और वो एक्सेल की फाइलों में, यानी कि फाइनेंशियल डाटा किसी एक जगह पर नहीं है। कहाँ पर नहीं है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं है, 36 जगह के ऊपर फैला हुआ है। और जब बाद में कभी कोई रिकंसिलेशन करनी होती है, टू ए की, टू बी की, किसी चीज की, फिर ढूंढते हैं। उस दिन कर तो रहा था, अच्छा वो हमने एक ना क्रेडिट नोट डाला था इसके अंदर, वो कहाँ पर था, किधर था? यार बनाया तो था, कहाँ चला गया? करप्ट हो गई। वो याद नहीं, जब वो फॉर्म 3CD का वो एक कनेक्शन बना रहे थे TDS का, उस समय पर 26 ईयर्स डाउनलोड किया था, तो सारी इंफॉर्मेशन डाली थी इसके अंदर। ना जाने कहाँ कहाँ पर क्या, कहाँ पर फैला रखा है, खिला रखा है डाटा। और डाटा ना हो गया कि बस अभी तो निपटाओ, अभी तो निपटाओ, अभी तो निपटाओ काम को। इतनी जल्दी, इतनी जल्दी पड़ी हुई है काम करने की, इतनी बैड प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं, जिसकी वजह से पर्सनल ईमेल, और तो और आपकी टैली का, बिजी का, सैप का, ओरेकल का, मार्क का डाटा, चल मुझे ईमेल कर दे, चल मैं देखता हूँ, आधा फाइनल डाटा यहाँ पर है। पूरा का पूरा कंपनी का टैली बिजी ईमेल का डाटा कॉपी करके ड्राइव पे चढ़ा के लिंक शेयर किए हुए हैं, या सीधा मेल की हुई है, या किसी ड्रॉप बॉक्स में डालकर इधर उधर करते रहते हैं। कई तो जिप फाइलें बना बना के टुकड़ों टुकड़ों में कहाँ कहाँ पर ना फैला रखा है। कोई इज्जत ही नहीं है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। उसमें सारी सप्लायर की इंफॉर्मेशन है, क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन है, सारी बैंक्स की इंफॉर्मेशन है, सारी ट्रांजेक्शन है। कईयों ने तो पूरा का पूरा टैली का डाटा ही ऊपर फ्री, जो भी फ्री एआई होती है ना, फ्री एआई, आप ये मान के चलो, फ्री एआई उनके देने का ऑब्जेक्टिव ही एक है, क्या? कि उनको ट्रेनिंग डाटा मिल सके। तो पता लगे आप ही के टेली डाटा को ट्रेनिंग डाटा यूज करके पूरे ब्रह्मांड में इस्तेमाल कर रही है एआई, और कहाँ कहाँ पर उससे लर्न हो रही है, ट्रेंड हो रही है। क्योंकि जो पेड एआई पर्सन होता है ना, उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन होती है। और वहां पर आप जब जाकर सेलेक्ट कर देते हो कि मेरे डाटा को इंक्रिप्टेड फॉर्म में ही रहने दिया जाए, और मेरे द्वारा शेयर की गई इंफॉर्मेशन को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। और मान लीजिए जिस कंपनी की ये आपने ली है, वो बड़ी रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल कंपनी है, जिनको प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं, जैसे कि मान लो जेमिनी है और बाकी जिनको प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं, तो वो डाटा का मिस इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर आप उनने उनका पेड वर्जन लिया हुआ है, और अगर आपने वहां पर उस टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर जाकर उस वाली ऑप्शन को क्लिक किया हुआ है कि ट्रेनिंग के ऊपर इस्तेमाल ना किया जाए। कल को वो करता भी है प्रीवीसी के अंदर, तो अगर आपको पता लगता है तो आप उससे रिकवरी के लिए केस भी डाल सकते हो। हालांकि लंबा प्रोसेस है, बट स्टिल बड़ी कंपनियां जो है ऐसा नहीं करती। लेकिन हमने क्या किया, इधर उधर लेफ्ट राइट, राम श्याम गोपाल ने चार चीजें जोड़ के एक एआई बना दी, और अपना एक मॉड्यूल निकाल के दे दिया, Na10 लगा के अपना दे दिया। अब Na10 का फार्मूला है, अपनी एआई का अकड़ बकड़ नाम रख दिया, और उसके बाद फिर वो आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है। वहां पर जब आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे रहे हो ना, उनका ऑब्जेक्टिव ही है किसी तरीके से आपके बैंक की या आपकी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को लेना और मार्केट के अंदर सेल करना। ये उनका काम है, जो एआई के नाम पर ना जाने क्या किए चले जा रहे हैं। तो यानी कि अगर ढंग से एआई को इस्तेमाल करना है, तो आप कौन सी एआई इस्तेमाल करोगे? फॉर एग्जाम्पल, क्लॉड इस्तेमाल कर रहे हो, या चैट जीपीटी कर रहे हो, या ग्रोक कर रहे हो, या जमनाई कर रहे हो। वो जो कर रहे हो वो रिकॉग्नाइज्ड है, आपका पेड मॉड्यूल है, टर्म्स एंड कंडीशन है, नॉन डिस्क्लोजर है, सब चीज़ें हैं। और वहां पर भी जब इस्तेमाल करते हो तो सेंसिटिव तरीके से करते हो। वो कैसे करते हो, उसकी भी मैंने एक स्लाइड बनाई है, आज पूरी डिटेल में जाएंगे। आज तो ना छोड़ेंगे कुछ नहीं, कुछ नहीं छोड़ेंगे आज। तो इम्प्लॉई की एक्सेस, अब हर किसी को मालूम है। और टैली का पासवर्ड दियो जरा। हाँ देता हूं, क्या पासवर्ड है? तो यानी कि लेफ्ट एंड साइड से आपकी पूरी की पूरी कंपनी के जो हॉल है, जहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, 20 50 100 लोग बैठे हैं उसके अंदर, और वो कोने में बैठा हुआ है, लंच कर रहा था। और रमेश, वो टैली का पासवर्ड क्या है? टैली का पास है अकाउंट्स, अकाउंट्स 1 2 3।
अकाउंट्स यूजर नेम है और पासवर्ड अकाउंट्स 123 है, इसमें ए छोटा है। एक तो यहां से वो बोल रहा है लंच करते करते, बीच में 50 लोग और बैठे हुए हैं, वो कोने में ये है। मतलब कि पासवर्ड तो ऐसे बोल बोल के शेयर किए चले जा रहे हैं, जिसको नहीं पता होना चाहिए ना उसको भी पता लग जाए, जिसको पता है उसको भी पता है। और ये अकाउंट्स 123 ना तकरीबन 50% कंपनियों के अंदर पासवर्ड है। तो वहीं पर बैलेंस शीट सब चीजें दिखाई दे रही हैं। डाटा सिक्योरिटी की बात करते हो, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी की बात करते हो, बेसिक लेवल के ऊपर ही बैंड बजा हुआ है डाटा सिक्योरिटी का। आज तो आपने ना एक ऐसा सेंसिटिव इशू मुझे बोल दिया है, छेड़ दिया है करने के लिए। जरा बेसिक्स तो ठीक कर लें। पता क्या चक्कर है? चक्कर ये है कि बिजनेस ओनर, कुछ ऐसे काम हैं जो बिजनेस ओनर को ना बड़ी समझदारी से करने चाहिए। कुछ काम अकाउंट्स वाले हैं बड़ी समझदारी से करने चाहिए, कुछ काम जो है वो सिस्टम से रिलेटेड है। अब तीनों कैटेगरी के अंदर डूज को हम समझ लेते हैं। पहली कैटेगरी डाटा सिक्योरिटी, बिजनेस ओनर। सुनो, आपके पास ना डाटा ओनरशिप का एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, जिसके अंदर आपको कंट्रोल को डिफाइन करना है कि ये बैंक का यूजर आईडी पासवर्ड किसके पास हो सकता है। इनफ्लो अकाउंट का मेरे पास रहेगा, कैश रिजर्व अकाउंट का मेरे पास रहेगा, लेकिन एक्सपेंस अकाउंट का डेलीगेट किया जा सकता है। और पेबल अकाउंट का जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो इस वाली अथॉरिटी को हो सकता है। अकाउंट वालों के पास व्यू पासवर्ड रहेगा, वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो है वो मैनेजर साहब के पास रहेगा। तो इसी तरीके से जहां जहां पर जो जो आपके पासवर्ड है, तो पासवर्ड कंट्रोल्ड मैकेनिज्म की एक रजिस्टर आपको मेंटेन करना चाहिए। और हर जगह के ऊपर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा दो, चाहे वो जीमेल है, बैंकिंग है, टेली ऑन क्लाउड है, सो दैट कि मोबाइल पे, ईमेल पे, उसके बाद ओटीपी वो आए तभी वो खुले। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होने की वजह से सब कुछ ठीक होगा, नहीं तो एआई क्या करती है, अंदर घुस जाती है सिंगल ऑथेंटिकेशन के अंदर, वो अपनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के पूरी की पूरी एक्सेस प्राप्त कर लेती है। ये मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ ना, बड़े बेसिक लेवल के ऊपर बता रहा हूँ। अगर आपके माइंड के अंदर ये आ रहा है कि मेरे पीछे कोई हैकर ही पड़ गया है, देखो वो तो फिर बात अलग है, वो तो फिर बात अलग है। ओके, क्योंकि वो बड़े बड़े हैकर्स भी जो होते हैं ना, फिर वो इन छोटी छोटी चीजों के पीछे नहीं चलते जो हम अपने बिजनेस के अंदर कर रहे हैं। उसके लिए एक अलग सेशन होगा, हैकर से कैसे लिया जाए। अभी आज का जो सेशन है उसके अंदर अगर इतना भी हमने कर लिया ना, तो मैं कह रहा हूं कि जो करोड़ों रुपए खर्च के आपने अब सोचा था ना कि ओहो चलो मेरी लर्निंग हो गई, ये बहुत बड़ी लर्निंग है। ये 80-20 रूल के हिसाब से जो 80% चीजें इंपैक्ट करेंगी ना, वो आज मैं आपको बता रहा हूं। वो 20% चीजों के लिए फिर एक और सेशन करना पड़ेगा, पहले 80 बड़ी चीजें वो कर लेते हैं। ऑनर जी, ऐसा है कि नीड टू नो रूल बना दो, सबको सब नहीं दिखना चाहिए सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर। तो क्या हुआ, एक पीछे रीसेंट एग्जांपल आया जिसके अंदर जब भी सप्लायर को पेमेंट करनी होती थी, इधर से ओनर अप्रूव कर देता था, और पेमेंट करने के टाइम के ऊपर वो अकाउंटेंट क्या कर रहा था, वो अकाउंटेंट नहीं था, वो अकाउंट्स बैकग्राउंड से नहीं था। हाँ, ना 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 अकाउंटेंट नहीं था, वो एडमिन जहां से भी था, मतलब वो अकाउंट्स बैकग्राउंड से नहीं था। तो वो पर्सन क्या करता था कि जब सारे अकाउंट्स वाले उसको बना बनू के फाइनल करके दे देते थे, वो ट्रांसफर करने से पहले, कमर्शियल में था वो, ट्रांसफर करने से पहले अपना बैंक अकाउंट डाल देता था बीच में। मतलब मान लो 50 लाख की पेमेंट जा रही है, तो उसने 60-70 हज़ार रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने ही करने हैं, किसी ना किसी पुराने क्रेडिटर्स का दिखाते कि इस क्रेडिटर को पेमेंट हो रही है, और अपना अकाउंट बीच में आरटीजीएस में डलवा दिया करता था। बड़ा चालाकी करने की कोशिश करता था। और इन्होंने भी क्या कर रखा था कि कोई ध्यान ही नहीं, सिस्टम नहीं फॉलो कर रहे थे। हमें ना एम्प्लॉय से करवा लेना चाहिए साइन, जब एक बार हाथ से साइन किए होते हैं ना, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, कौन सा, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। ये बड़े बेसिक और इम्पोर्टेंट काम हैं जो आपको बाद में याद आती हैं कि काश मुझे कर लेने चाहिए थे। और बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग, बीसीपी, एक बहुत बड़ी चीज है। यानी कि मेरा जो मेन डाटा जो है वो काम करता रहेगा, बाय चांस अगर किसी ने, हैकर ने अटैक कर दिया, या मेरे डाटा के अंदर कोई करप्ट हो गया, तो बैकअप का डाटा मेरे पास कहाँ पर पड़ा हुआ है,
उसका अगर आज से इंतजाम करके चलोगे ना, तो ये मेरे फ्रंट एंड के ऊपर बैंक है, मेन बैंकिंग यहाँ से करता हूँ, तो बैकअप के लिए भी मैंने एक बैंक अकाउंट सेपरेट किसी दूसरे बैंक में ओपन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। ये मेरी प्लान ए मेन कंपनी है, और प्लान बी कंपनी भी मेरे पास है कि नहीं है। तो विच मीन्स कि बीसीपी एक बहुत ही डिटेल्ड विषय है, जिसके अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं उन्होंने अपनी डिजास्टर रिकवरी प्लान और बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग बना के रखी होती है। बैंक भी जो है, उनका डाटा अगर एक सर्वर के ऊपर है तो दूसरा मिरर सर्वर के ऊपर भी होता है। इसको भी जरा स्टडी करने का विषय आपके लिए आ गया है, और एक स्टडी रिपोर्ट बनाओ कि आपकी कंपनी के वो ऐसे कौन से 3 इंपॉर्टेंट लोग हैं। अगर सारा कुछ विजिबिलिटी से बाहर भी आ जाए और वो 3 लोग आपके साथ बैठ जाएं ओनर के साथ में, तो ये जो 4 लोग हैं ना, आप और 3 लोग, वो चारों के चारों मिलकर पूरी की पूरी कंपनी को रन कर सकते हो। उसको बोलते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। की कभी आपने जरूरत ही नहीं पड़ी, रूटीन ऑपरेशन से फर्क, टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं। अकाउंटेंट साहब, आपने भी कुछ करना है। किन्होंने? फाइनेंशियल अकाउंट्स वालों ने। बहुत बढ़िया। अकाउंट्स वाले वैसे बहुत अच्छा डाटा मेंटेन करके चलते हैं, लेकिन अब चेक कर लो, वाकई ही आपका डेली बैकअप जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का क्लाउड पे और एक्सटर्नल ड्राइव पे आ रहा है ना? दूसरा देखो, आपने मेकर चेकर सभी पेमेंट के लिए लगा रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो कमर्शियल वाला वही बिल चढ़ाई जा रहा है, वही पेमेंट किए चला जा रहा है, वही जो है अपना 16 डिजिट का अकाउंट नंबर भी डालता है और आईएफएससी कोड भी डालता है और ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता है। मेकर चेकर बहुत जरूरी है। ओनर तो किसी मीटिंग में होते हैं और वो धनाधन ओटीपी पे ओटीपी दे रहे होते हैं, पता नहीं कौन ओटीपी कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। मेकर चेकर जो है वो लगाना बहुत जरूरी है। और अगर कोई पेमेंट हो रही है ना, तो उसके पूरे पेमेंट के प्रोसेस की ट्रेल होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। यानी कि पीओ था, पीओ के बाद गुड्स रिसीप्ट नोट आया, गुड्स रिसीप्ट नोट के बाद इनवॉइस था, इनवॉइस को पास किया गया था, फिर इनवॉइस को पे किया गया था। तो ये पूरा का पूरा ट्रेल आपने मेंटेन करके चलना है अकाउंट्स वालों। और ऑफिशियल ईमेल यूज करनी है। ये जो पर्सनल ईमेल यूज करते रहते हो ना, कि chandu@gmail.com, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपकी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, sverma@yourcompanyName.com, तो इसको इस्तेमाल करना है और बैकअप के अंदर, ताकि कितनी मेल जा रही है, कितनी आ रही है, कहाँ जा रही है, फिशिंग तो नहीं हो रही है। और उसके ऊपर भी आपने सिस्टम लगा रखा है, फायरवॉल लगा रखी है, सिक्योरिटी कंट्रोल लगा रखे हैं, तो जिसकी वजह से वो जरूरी होगा। पर्सनल ईमेल आईडी के ऊपर जो गूगल ड्राइव में बनी हुई है, डाटा इधर उधर शेयर होता रहता है, वो सब बंद करवा दो, बंद करवा दो, बंद करवा दो। और सारा का सारा फाइनेंशियल डाटा जो है एक स्ट्रक्चर फोल्डर के अंदर होना चाहिए। कि ठीक है, कंपनी का डाटा है वो कंपनी के सर्वर पे रहेगा, कंपनी के सर्वर के अंदर फोल्डर बने हुए हैं, सर्वर में एंटर करना है तो यूजर आईडी पासवर्ड है, तो जो बंदा जिसमें एंटर कर सकता है, फायरवॉल लगी हुई है, वहीं से लेगा डाटा, वहाँ पे अपलोड होता है, रिट्रीव होता है, वहाँ से व्यू होता है। ये नहीं कि कुछ डेस्कटॉप पे कर दिया, कुछ सी ड्राइव में कर दिया, कुछ इधर कर दिया, कुछ इधर कर दिया ना। फाइनेंशियल डाटा तो हमेशा एक राइट फोल्डर में ही सेव होगा। और जितने भी आपके डिवाइसेस हैं उसकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे? एंटीवायरस तो लगाना ही लगाना है, फायरवॉल तो लगानी ही लगानी है। उसके अलावा पासवर्ड प्रोटेक्टिव पीडीएफ का इस्तेमाल करना शुरू करो, जहां पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ईमेल के अंदर भी करनी होती है। जैसे आता नहीं है आपको, कई बार आपको बैंक स्टेटमेंट आती है, तो वो बोलते हैं कि अपना पैन नंबर के पहले 4 डिजिट और अपनी डेट ऑफ बर्थ के 2 डिजिट डालो तो खुलेगा, पीडीएफ प्रोटेक्टेड। ताकि रास्ते में अगर कोई 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 एआई लगाकर उसको रिट्रीव करने की कोशिश करे, तो उसके पास तो पासवर्ड ही नहीं होगा ना, तो वो उसको खोल ही नहीं पाएगा। बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए इतना बड़ा गैस करना कि पहले ईमेल हैक करो, फिर पीडीएफ की फाइल को ब्रेक करो, नहीं हो पाता। तो इसलिए डाटा इंफॉर्मेशन पीडीएफ में जा रही है, वो भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड जा रही है। और सीसीटीवी कैमरा लगा ही होना चाहिए सर्वर रूम के अंदर, क्योंकि गब्बर सिंह का तो डर ही काम करता है ना, कि आप सीसीटीवी की निगरानी के अंदर हैं। तो जो भी कोई होगा ना, वो और कहीं से कुछ करने की कोशिश करे, वो अपना चेहरा, मूवमेंट, गतिविधि हमेशा प्रोटेक्ट करके ही चलना चाहेगा। इसलिए सीसीटीवी कैमरा ना केवल लगाओ, बल्कि मोटा मोटा लिखो
कि आप सीसीटीवी कैमरा की निगरानी के अंदर हैं। और आमतौर पे ना जो सीसीटीवी कैमरा लगा होता है ना, तो उसके साथ में ना एक लाइट भी लगी होनी चाहिए लाल रंग की, जो ऐसे जग बुझ जग बुझ जग बुझ करती रहे, क्योंकि ना उससे डर का माहौल पैदा होता है। कई 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 लोगों को पता ही नहीं होता सीसीटीवी लगा हुआ है, तो हम चोरी छुपे कहीं लगा देते हैं। तो और वो जो बंदा गलत काम करना होता है वो करके चला जाता है, और फिर हम सीसीटीवी में उसको ढूंढते रहते हैं। लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ ना आप सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है, उसका सीसीटीवी कैमरा मोटा मोटा दिख भी रहा है और जगबुझ भी कर रहा है, तो उसके अलावा आप चाहे दो लगा दो, एक छुपा के लगा दो, एक वैसी नकली डमी लगा दो, तो पता होना चाहिए, मैसेज कम्युनिकेट होना चाहिए। इससे ना इन्वायरमेंट होता है। आम तौर पे जो इंसान होते हैं ना, डरपोक होते हैं, अनलेस वो कोई साजिश के तहत में आए। लेकिन ये बेसिक लेवल की सिक्योरिटी तो कर ही लो ना, ये भी नहीं है। इनक्रिप्टेड ड्राइव लैपटॉप के अंदर होनी चाहिए, ताकि जैसे ही आपने 2 मिनट काम करना बंद किया तो पासवर्ड सामने आ गया, और फाइलें भी वहां पर रखी जाती हैं आपके लैपटॉप के अंदर, तो उसको इनक्रिप्ट करके वहां पर होना चाहिए। ऐसे डायरेक्टली खुली दुकान खोल के मत चले जाया करो। और ऑटो लॉक की जैसे मैंने फैसिलिटी बताई, मोबाइल में पीसी के अंदर हो जानी चाहिए। अब जो नहीं करना, बिजनेस ओनर पहले तो आप सुन लो, जो नहीं करना क्या, कि आप जो है अपने पासवर्ड व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप बना के वहां पे सेव करके रखे हुए हैं। गलत बात है। आपने पर्सनल ईमेल का इस्तेमाल करते हो बिजनेस अप्रूवल करने के लिए ना, बिजनेस की ईमेल का इस्तेमाल करो, पीछे उसके फायरवॉल लगाओ। बिल्कुल भी अपने अकाउंट्स को और स्टाफ को हर चीज के हर राइट दे रखे हैं। हर सॉफ्टवेयर का एडमिन पासवर्ड दिया हुआ है, हर सॉफ्टवेयर का सुपर एडमिन पासवर्ड दिया हुआ है। क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? कोई बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग का चक्कर ही नहीं है। उसके बाद कर लूंगा, कल कर लूंगा, अरे कोई बात नहीं कर लेंगे। बैकअप के बारे में थोड़ी कोई सोचता है, कल कर लूंगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगा कब। आ जाओ, और ये वाले बड़े जरूरी वाले काम हैं, ये अभी करने हैं, कल नहीं करने हैं। और अकाउंट्स वालों, ये तो बिल्कुल नहीं करना आपने। क्या, कि अपनी बैंक स्टेटमेंट व्हाट्सएप पे नहीं भेजनी। आपने व्हाट्सएप की इंस्ट्रक्शन के बेसिस के ऊपर पेमेंट नहीं करनी है। कल को कोई हैक करके ना आपको इंस्ट्रक्शन दे देगा और आप पेमेंट भी कर दोगे। और अपने टैली को लोकल डेस्कटॉप के ऊपर नहीं रखना है। आपको कभी भी यूएसबी अलाउ नहीं करनी है। अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी यूएसबी लेकर नहीं आएगा अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर। और वहां से तो यूएसबी लगाने वाले जो पॉइंटर है ना, वही उखाड़ दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और डाटा सिक्योरिटी के अंदर जो आपके इक्विपमेंट्स है ना, उसके अंदर कोई भी अननोन लिंक आएगा उसको क्लिक करना ही नहीं है। ईमेल आ गई, शादी है, शादी का कार्ड है, आपके किसी एम्प्लॉय की शादी है, और उसकी उसके कार्ड को डाउनलोड कर लो। अरे वो शादी का कार्ड नहीं है, बर्बादी का कार्ड है। किसकी? डाटा चोरी करने की। इस तरह के बहुत सारे आते हैं। उसके बाद इंस्टॉल कोई भी रैंडम ऐप। और ये मैंने सुना है एक ना बड़ी अच्छी ऐप आई है, उससे ना सारे के सारे ना अकाउंट रिकनसाइल हो जाते हैं। एक काम करते हैं, उसको मोबाइल में भी डाउनलोड कर लेते हैं, कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं। ऐसे ही रैंडम ऐप्स मत डाउनलोड कर लिया करो। एक बार डाउनलोड करते हैं तो बैकग्राउंड के अंदर आप जो भी कीबोर्ड से टाइप करते हो ना, यूजर आईडी पासवर्ड, वो सब कुछ उसके इंप्रेशन ले लेके आगे भेजता रहता है, और पता ही नहीं कब बैंक खाली हो जाते हैं। और किसी भी हालत में ओटीपी तो शेयर करना ही नहीं है ना। अब क्या बताएं, ये तो आपको पता ही है। पब्लिक वाईफाई के अंदर बैंकों की पेमेंट मत किया करो। हाय हाय, ये तो ना बड़ी गलत बात है। मैंने देखा होटल के अंदर लैपटॉप खोल के बिजनेस ओनर और जो है अकाउंट्स वाले पब्लिक वाईफाई के अंदर अपना पूरा हिसाब किताब कर रहे होते हैं। कहते वाईफाई फ्री है ना जम्मू यहाँ पे। मैं क्या कर रहे हो? कहते कुछ नहीं, वो पेमेंट करनी थी। अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के एयरपोर्ट के और होटल के और ना जाने अनसिक्योर्ड कहाँ कहाँ के, और लिखा भी आ रहा होता है आप अनसिक्योर्ड में हो। इसका मतलब पता क्या होता है? जब आप अनसिक्योर्ड वाईफाई के अंदर होते हो, तो जैसे आप कंप्यूटर खोल के बैठे होते हो ना, वो भी वैसे ही खोल के आपका देख रहा होता है कि आप क्या कर रहे हो। और उसके बाद सारी जानकारी जो है उसके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर आती है। तो कभी भी अगर पब्लिक में जाकर कोई आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है ना, तो हमेशा अपने मोबाइल का पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन करके वहां से आप पेमेंट किया करो। ऐसे थोड़ी पेमेंट कर दोगे भाई, डाटा सिक्योरिटी नाम की भी कोई चीज होती है ना।
आप कह रहे हो ठीक है जुगमोहन, मतलब आज तो कुछ ज्यादा हो गया। डाटा चीज ही ऐसी है, आप ही ने छेड़ा था, आप ही ने कहा था ना मुझे कि जुगमोहन डाटा के ऊपर बना लो एक वीडियो, तो सुनो फिर। अब सबको इम्प्लीमेंट भी करना है। उसके लिए प्रोटेक्शन मॉडल है हमारा। प्रोटेक्शन मॉडल क्या है? 4 लेयर डाटा सिक्योरिटी सिस्टम। मतलब लेयर 1 क्या है? प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब एंटीवायरस लगा हुआ है, पासवर्ड पॉलिसी बनी हुई है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सब जगह पे कर ली है, लिमिटेड एक्सेस के राइट दिए हुए हैं। तो लेयर 1 लगा लिया आपने। लेयर 1 लगाने के बाद अब आप लगाओगे लेयर 2। वो क्या होता है? मॉनिटर करना। मॉनिटरिंग में क्या करना है? सीसीटीवी लग गए, एंड एक्टिविटी लॉग एक्टिवेटेड हैं, पेमेंट अप्रूवल ट्रेल बनाते हैं। फिर तीसरी लेयर क्या है? बैकअप लेने की। तो डेली क्लाउड का बैकअप लेते हैं, वीकली यूएसबी बैकअप लेकर किसी थर्ड जगह के ऊपर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग के हिसाब से हम उस डाटा को भी रखते हैं। अगर मान लो ऑनलाइन ही किसी ने आपका सिस्टम हैक कर लिया, आजकल है ना हैकर वैकर लगे रहते हैं, तो बीसीपी के हिसाब से आपने बड़ी टेराबाइट वाली अपनी ड्राइव के अंदर उसको पीछे जाकर सेव करा लिया, उसको एक ऑफ शोर लोकेशन के ऊपर रख दिया। चाहे महीने में एक बार रख दिया करो, कोई बात नहीं। और मंथली सर्वर का बैकअप आप ले रहे हो। अब लेयर 4 लगा लें। लेयर 4 बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है पॉलिसी एंड ट्रेनिंग। कोई किसी को बताता ही नहीं है कि हमारी कंपनी की डाटा सिक्योरिटी की पॉलिसी क्या है। सभी लगे हुए हैं डेस्कटॉप पे सेव करने और पर्सनल ईमेल आईडियों को सेव करने के लिए। तो सबके साथ में पहले अपनी पूरी कंपनी के सभी एम्प्लॉय के साथ में एक बार नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ना फिजिकली प्रिंट निकाल निकाल के साइन करवा लो। सभी पूछेंगे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। आप बोलेंगे ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है, कंपनी में ज्वाइन करती हो, डाटा सिक्योरिटी इसके अंदर है, आपने डिस्क्लोज नहीं करना। तो कई लोग ना फिर आपको और सलाह देना शुरू कर देंगे कि हाँ जी, हाँ जी, अच्छा सर पता क्या है, ये तो आप एनडीए साइन करा रहे हो, वहाँ तो खुली किताब पड़ी हुई है, वहाँ पर भी होना चाहिए। अच्छा आपकी कंपनी में ना हर तरह के लोग हैं, कई बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं और कई बिल्कुल ही बेसिक लेवल के लोग हैं। जब सबके पास ये साइन हो रहा होगा ना, टॉक ऑफ द टाउन बन जाएगा। तो सभी बोलेंगे अच्छा हाँ। फिर कई अच्छे लोग होते हैं आपकी कंपनी के अंदर, कई क्या सारे अच्छे लोग हैं आपकी कंपनी में। जो सारे अच्छे अच्छे लोग हैं ना, फिर वो बिजनेस ओनर को सलाह देते हैं कि सर मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा है। मैं कंपनी को जानता हूँ, पूरी की पूरी कंपनी वाइप आउट हो गई थी डाटा सिक्योरिटी के चक्कर में। सर आप ये और ये भी कर लो। तो जो सलाहें दे रहे हैं ना, तो उनकी सलाहों को, यानी कि इधर एनडीए साइन कराया, उधर से सलाह मांगी, और तुम्हें क्या लगता है कि डाटा सिक्योरिटी में हमें क्या करना चाहिए। आपको नहीं पता कहाँ कहाँ से कौन कौन सी सलाह आ जाती है। सुनो सबकी, करो अपनी, सबकी सलाह ले लो, कॉन्फ्रेंस रूम में बिठा के भी पूछ लो। और जो जरूरी जरूरी चीजें हैं, आपको लगता है कि आपके विद इन बजट भी आ रही हैं और जरूरी चीजें हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर देना। क्योंकि पॉलिसी और ट्रेनिंग सबको बिठा के करोगे ना, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। तो फिर आप क्योंकि वो खुद ही एग्रीमेंट के अंदर होंगे, हाँ हाँ डाटा सिक्योरिटी का मैटर है ना सर, आप सही कह रहे हो, इसमें किसी की कोई इज्जत थोड़ी खराब हो रही है, डाटा सिक्योरिटी तो डाटा सिक्योरिटी होती है। तो आपने बना दिया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस। सभी को सभी कुछ क्यों देखना है? अवेयरनेस करो, हर महीने 2 महीने क्वार्टरली डाटा सिक्योरिटी को लेकर। और सरप्राइज ऑडिट भी कर लिए कि कहीं ब्रीचेस तो नहीं हो रहे हैं डाटा के। पर्सनल आइडिया बैकअप, व्हाट्सएप डाटा, टेली डाटा सेंडिंग, ये सब चीज़ें तो नहीं हो रही हैं। इसको आपने पक्का 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 कर लेना है। देखो टॉपिक ऐसा है कि थोड़ा लंबा हो रहा है, तो प्लीज़ बियर विद मी। तो वेन अगर आप 4 लेयर लगा देते हो ना, तो कमाल हो गया। फिर क्या किया? फिर ये किया कि अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम डाटा एनालिसिस करते हैं, उसके लिए सेफ वर्कफ्लो क्या है जगमोहन, वो तो बता दो, जो शुरू में तुमने कहा था। देखो ऐसा है, जब आप एक्सपोर्ट करते हो ना फाइनेंशियल डाटा अपनी टैली में से रिकंसिलेशन करने के लिए ईआरपी में से, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एजिंग, कैश फ्लो, तो बेसिकली डाटा को एक्सपोर्ट करके जो पर्टिकुलर फाइल है उसको पीडीएफ में बना के अपलोड किया करो, ताकि डाटा सिक्योरिटी रहने के चांसेस और भी ज़्यादा हों। और उसमें से क्या करना है आपने? सबसे पहले रिमूव करने हैं। एक सिंगल कमांड देनी होती है, ग्लोबल कमांड। पहले डाटा आपने एक्सपोर्ट किया, फिर सिंगल कमांड दे दी कि रिमूव कर दीजिए सारे के सारे नाम और सेंसिटिव कॉलम। जैसे कि वेंडर का है तो उसको रिप्लेस कर दिया, वेंडर 1, वेंडर 2, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2 के नाम से रिप्लेस कर दिया, जिससे कि पता ही ना लगे मेरा क्लाइंट कौन है वो। फिर क्या किया? अपलोड हमने क्या करने एआई के अंदर सिर्फ नंबर करने हैं, ये कुछ सेकंड्स के अंदर हो जाता है। डाटा एक्सपोर्ट किया, रिमूव किया, उसके बाद हमने उसको बोल दिया कि अब आप हमें इसके ऊपर
जो भी इंसाइट देनी है, रेशो देनी है, ट्रेंड देना है, प्रोजेक्शन देना है, तो आपने देखा कि मैंने पूरा का पूरा टैली नहीं चढ़ा दिया उसके ऊपर। मैंने उसमें से जो एनालिसिस करवाने थे उसको एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करके उसके नाम या पैन नंबर को रिप्लेस किया, और बाद में उसको मैंने एनालिसिस करना शुरू कर दिया। और इनसाइड्स को इंटरनली इस्तेमाल करना है, यानी कि ये नहीं है कि मतलब एआई को भी बोल दिया कि आप कहीं भी कर लो, और अपने एआई के रिजल्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर शेयर करने शुरू कर दिए। कई लोग तो क्या करते हैं, चैट जीपीटी का जो लिंक होता है ना, उसी को कॉपी करके और पकड़ा देते हैं सामने वाले को, भाई तू भी देखता रहे। तो ना ना ना, ऐसे नहीं, ये आपके अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए हैं। तो इन 4 स्टेप को ध्यान में रखोगे तो आपका एआई के अंदर भी डाटा हमेशा स्टोर रहेगा। पेड वर्जन इस्तेमाल करोगे, अच्छी बड़ी कंपनियों का इस्तेमाल करोगे, और ये 4 स्टेप फॉलो करते हुए करोगे, तो कभी डाटा की दिक्कत आएगी नहीं। तो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो एआई का, बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो बहुत करता हूँ इस्तेमाल इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो एनोनिमस डाटा हम उसको बना देते हैं, और अपने खुद के प्रॉपर प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको इस्तेमाल करते हैं। एट द एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैश फ्लो इज नॉट ओनली अबाउट अर्निंग मनी, इट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग द मनी यू हैव। डाटा सिक्योरिटी ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, और डाटा सिक्योरिटी आईटी डिपार्टमेंट का विषय नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डाटा सिक्योरिटी फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का मैटर है, क्योंकि पैसा है, मनी है इसके अंदर, कैश फ्लो है इसके अंदर। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज कैश फ्लो सिक्योरिटी। तो करना क्या है, तो जुगमन करना क्या है, करना ये है कि एक पावरफुल एक्शन ले लो। जो मैंने 4 लेयर बताई है ना, उन 4 लेयर में से कम एक लेयर आज शुरुआत कर दो डाटा सिक्योरिटी की। क्योंकि 5 AM कैश फ्लो कम्युनिटी जो है ना, वो हम सिर्फ लर्न नहीं करते, बल्कि इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो कर दो इम्प्लीमेंट, जो मैंने आपको ये 4 लेयर का प्रोग्राम बनाया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ले लिया आपने, वेरी गुड। जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे उसके बाद इसको दोबारा देख लेना, स्क्रीनशॉट लेके इसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर देना। बाकी जेएस से ऑनलाइन का तो आप भरपूर इस्तेमाल कर ही रहे हो। अब आपको मालूम है ना कि जब आप जेएस से ऑनलाइन में जाते हो, तो आपको अब ना बड़े आराम से चीज़ें दिखनी शुरू हो गई हैं, पर्सनलाइज क्वेश्चन मिलने शुरू हो गए हैं। और अब तो हमने इसके अंदर कितना बढ़िया वो लॉन्च कर दिया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी लॉन्च कर दिया है। अब आप क्या क्या कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो अपने क्वेश्चन को, या आप चैट कर सकते हो जगमोहन के साथ में, बिल्कुल रियल टाइम के अंदर में चैट कर सकते हो, अपने किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हो जिसके ऊपर पर्सनलाइज रिप्लाई आएगा। अरे वाह, 3 लेयर, एक, दो, तीन। एक बार आप चैट विद जगमोहन को ट्राई करके देखना, मजा आ जाएगा, मजा। और तीनों लेवल आपके पास है। अगर आपको बिल्कुल पर्सनली मेरे से बात करनी है, तो आस्क योर क्वेश्चन यहाँ पे कर लेना। पूरी वेबसाइट में जो भी ढूंढना है ये कर लेना, कैश फ्लो हेल्पलाइन के अंदर। ये नई डेवलपमेंट आपको अर्पित, समय बहुत हो गया है, डाटा सिक्योरिटी का मैटर था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीबॉडी जो आज मेरे साथ लाइव हैं। थैंक यू अंकित ठुकराल जी, आशिमा गुलाटी जी, डॉक्टर संजय नरवाल जी, हेमेंद्र कुमार जी, के महेश्वरी जी, मेहर भट्ट जी, रजनीश गोयल जी, संजीव कुमार जी, शरद महेंद्रा जी, एंड एवरीबॉडी जो भी इसकी रिकॉर्डिंग को भी देखने वाले हैं। हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम। लंबी वीडियो हो गई है, प्लीज़ बियर कर लेना। अभी मैं इसको एंड करता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।